Hey everyone, so this is the part second for PT 365 Quality and Governance. फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है जिसमें 1.1, 1.2 कवर कर लिया है टॉपिक एंड 1.3 इसमें कवर करके आई विल ट्राई टू कंबाइन द होल वीडियो। जितनी भी सारी वीडियोस होंगी उसको एक PT 365 की जो एक कंप्लीट वीडियो जनरली जो हमारी लैंग्वेज में उसको पापा वीडियो भी बोलते हैं, तो आई विल ट्राई टू अपलोड दैट। ठीक है, सो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब होता है कि जो लॉ है वो सब जगह एक समान यूज किया जाए। बट जो न्यूज में है, क्योंकि देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए चाहे पर्सनल लॉज हो या फिर आपने मैरिज के लिए, हिंदू मैरिजेस के लिए अलग लॉ बने हुए हैं, मुस्लिम मैरिज के लिए, क्रिश्चियन, ब्राह्मण, जो भी हिंदू, मुस्लिम, सिख एंड पर्शियन या सिख, ईसाई, इन सब के लिए अलग अलग लॉज बने हुए हैं। इंडिया में उनको फॉलो किया जाता है। अब रिसेंटली अगर हम बात करते हैं, प्राइवेट बिल टाइटल यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इन इंडिया बिल 2020 वाज इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा, यानी कि 2020 में ये इंट्रोड्यूस किया गया था यूनिफॉर्म सिविल कोड का बिल। लेकिन अब आगे की बात करते हैं कि एक्चुअली में इसकी जो भी प्रोग्रेस है वो क्या है। यूनिफॉर्म सिविल कोड रेफर्स टू सेम सेट ऑफ सिविल लॉज एप्लीकेबल टू ऑल द सिटीजन, यानी कि सबको वो लॉ फॉलो करनी पड़ेंगे। अब इंडिया में तो अलग अलग है, बिकॉज इंडिया में चाहे मैरिज के लिए हो, डिवोर्स के लिए हो, कस्टडी के लिए हो, अडॉप्शन के लिए या फिर इनहेरिटेंस के लिए, इन सारे लॉज के लिए अलग अलग लॉज वगैरह फॉलो होते थे इन सारे मैटर्स के लिए। बट अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर आ जाता है तो इन सारे मैटर्स के लिए जो है सेम लॉ फॉलो करना पड़ेगा सभी को, ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। अब बात आती है कि इसमें प्रोविजन जितने भी हैं, सो प्रोविजन इन यूनिफॉर्म सिविल कोड जो आता है आर्टिकल 44 के अंदर अंतर्गत, जिसमें कि डीपीएसपी की जो भी पॉलिसीज हैं, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कम्स अंडर आर्टिकल 44 which shows that यूनिफॉर्म सिविल कोड सबसे जो एक चीज आती है कि which comes under नॉन जस्टिशिएबल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि आप उसके जो भी लॉज होंगे उसको लेके कोर्ट में अप्लाई नहीं कर सकते या फिर आप उसके अगेंस्ट कोई केस नहीं डाल सकते। ऑल्सो पर्सनल लॉज की बात आती है, कम्स अंडर कंकरेंट लिस्ट, यानी कि आपने देखा होगा कि 3 लिस्ट होती हैं, एक तो सेंट्रल लिस्ट या यूनियन लिस्ट, एक स्टेट लिस्ट आती है और एक आती है कंकरेंट लिस्ट। तो 3 तरह की लिस्ट होती हैं जो कि आपने जब आपने पॉलिटी के दूसरे चैप्टर्स पढ़े होंगे तो ये 3 तरह की लिस्ट आती है। अब ये जो आता है वो तीसरी वाली कैटेगरी में आता है, यानी कि कंकरेंट लिस्ट में, जिसमें कि स्टेट और सेंटर दोनों ही लॉज बना सकते हैं। अब यहाँ पे जो बात आती है करंट जो स्टेटस है, करंट स्टेटस ऑफ पर्सनल लॉज इन इंडिया, जो कि अलग अलग है। अब बात करेंगे डिफरेंट रिलीजन कम्युनिटीज गवर्न्ड बाय सिस्टम ऑफ पर्सनल लॉ, यानी कि जो भी सिस्टम चल रहा है, जैसे मुस्लिम्स के लिए अलग लॉ है, या हिंदू पर्सनल लॉ इज कोडिफाइड इन 4 बिल, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट एंड हिंदू अडॉप्शन एक्ट या मेंटेनेंस एक्ट। तो ये चारों उसके अंदर आ रहे हैं। दूसरी चीज है इन टर्म्स ऑफ हिंदू ऑल्सो इंक्लूड सिख, जैन्स एंड बुद्धिज्म। तो ये जो 4 अदर जो रिलीजन है वो भी हिंदू मैरिज एक्ट वाला ही जो भी लॉज हैं उनको फॉलो करते हैं। बात करते हैं सर्टेनली एस्पेक्ट्स ऑफ मुस्लिम पर्सनल लॉज आर एक्सप्रेसली रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया इज एक्ट सच एज शरीयत लॉ, यानी कि बिकॉज मुस्लिम्स में जो भी लॉज वगैरह होते हैं और उनकी जो शादियां होती है उसको शरीयत एप्लीकेशन एक्ट या फिर शरीयत लॉ कहा जाता है, जिसमें कि डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट उसी के अंतर्गत आता है। देयर आर सम सेक्युलर लॉज एज वेल, उसमें आता है स्पेशल मैरिज एक्ट, जिसमें कि इंटर रिलीजन जितनी भी मैरिजेस हैं वो आएंगी। गार्जियनशिप एंड वार्ड्स एक्ट, उसमें आता है राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ गार्जियन, वो दिया गया है। गोवा की अगर बात करते हैं, गोवा इज एट प्रेजेंट ओनली स्टेट इन जिसमें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अप्लाई किया गया है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि जो कि आपको याद रखना है। उसके अलावा पोर्टुगीज सिविल कोड 1867 कंटिन्यूज टू बी इम्प्लीमेंटेड आफ्टर इंडियन एनेक्सेशन द टेरिटरी इन 1961, बिकॉज जो गोवा को कैप्चर किया गया था उसके बाद, एंड इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन और एथनिसिटी ऑफ कम्युनिटी। हाउएवर पोर्टुगीज कोड इज नॉट कंप्लीटली अ यूसीसी, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो है पर्टिकुलरली कोड नहीं है ये।
अब यहाँ पे आते हैं प्री इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस। अब प्री इंडिपेंडेंस की अगर हम बात करते हैं तो 1980 में जो ऑन द बेसिस ऑफ लेक्स लॉसी रिपोर्ट, एंड लेक्स लॉ की रिपोर्ट कह सकते हो आप इसको, एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो ये जो लॉज या फिर आप कह सकते हो यूनिफॉर्म लॉज एस्टेब्लिश किया था फॉर क्राइम्स एंड एविडेंसेस एंड कंट्रोल। बट पर्सनल लॉ के लिए हिंदूज मुस्लिम्स के लिए कोई ऐसा लेफ्ट राइट वाला कुछ इस टाइप का कोई लॉ इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था, इसीलिए आप कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अप्लाई नहीं है इंडिया में, एंड अभी इसको अप्लाई करने की मांग की जा रही है बिकॉज उस टाइम पे ब्रिटिशर्स भी सोचते थे कि इंडिया इज अ वेरी डाइवर्स कंट्री, और शायद यही रीजन रहा होगा। 1941 की बात करते हैं, गवर्नमेंट फॉर्म्ड BN राव कमेटी जो कि कोडिफाई करता है कोडिफाइड लॉ हिंदू लॉज एंड गिव वुमेन इक्वल राइट्स। तो हिंदू 1941 में जो हिंदू एक्ट आया, हिंदू लॉ आया था, उसने फीमेल को इक्वल राइट्स दिए थे। पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात करते हैं आफ्टर 1947, सो द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सब कमेटी एंड फंडामेंटल राइट्स हेडेड बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये सब आप जानते ही हो कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सब कमेटीज हैं या फंडामेंटल राइट्स वगैरह के लिए, इसको सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है हेड कर रहे थे, एंड ही हैज डिसाइडेड दैट सिक्योरिंग यूसीसी वाज नॉट विद इन स्कोप ऑफ फंडामेंटल राइट्स बिकॉज ये फंडामेंटल राइट्स के जो है टेरिटरी में नहीं आना चाहिए, ये उन्होंने डिसाइड किया। स्पेशल मैरिज एक्ट की अगर बात करते हैं 1954 प्रोवाइड्स अ फॉर्म ऑफ सिविल मैरिज टू एनी सिटीजन इन रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, यानी कि इसके अंतर्गत कोई भी मैरिज का जो भी कोई भी रिलीजन हो उसकी जो भी मैरिजेस होंगी इसके अंतर्गत आ सकती है, दैट इज एक स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। 1955 टू 56 में आता है फोर हिंदू कोड आए जो कि अभी मेंशन किए गए हैं, मैंने जो अभी किया था, सो फोर बिल पास्ड, एंड उसके बाद आता है वेरियस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स एडवोकेटेड यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी कि वो जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड को सपोर्ट करते हैं, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए बिकॉज क्योंकि इंडिया में अगर आप किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन को मान रहे हो और यूनिफॉर्म सिविल कोड होता है, यानी कि एक ही लॉ सारे सब पे फॉलो होंगे। जैसे ट्रिपल तलाक के लिए इतना ज्यादा बहुत ही प्रॉब्लम हुई और फीमेल्स को काफी ज्यादा चीजें झेलनी पड़ती हैं, तो उसके हिसाब से अगर इक्वल ही लॉज होंगे सबके लिए तो ये एक आप कह सकते हो कि एक पर्टिकुलर लॉ जो बनेगा सबके लिए, सब उसको फॉलो करेंगे और एक पैरिटी बनी रहेगी इन द इंडियन सिटीजन एंड दिस कॉन्टिनेंट। सो शायरा बानो 1985 का जो केस है काफी फेमस केस है, उसमें आपने देखा भी हो, पार्लियामेंट शुड आउटलाइन द contours of a common civil code and it is an instrument that facilitates national harmony and equality before law because law के सामने सब समान है और एक नेशनल हार्मोनी भी बनाए रखनी है, तो उसके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड आपने ये भी देखो इम्पॉर्टेंट जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूसीसी, यानी कि एक सायरा बानो का केस था, सॉरी शाह बानो का केस था 1985 का। दूसरा है जॉर्डन Diange versus SS Chopra 1985 need for framing uniform code for marriage and divorce was raised by the court, तो ये जो है रेज किया गया था। और दूसरा था सरला मुगल केस 1995 reiterated the need for parliament to frame a UCC which would help cause of national integrity and by removing illogical contradictions, यानी कि हर, क्योंकि आपने देखा होगा कि मुस्लिम की मैरिजेस में मोर देन वन मैरिज इज अलाउड बट इन हिंदू इट इज नॉट अलाउड, तो एक पैरिटी बनाने के लिए या फिर एक एकता रखने के लिए सारे जो भी लॉज वगैरह को, उसको देखते हुए इसके मद्देनजर नेशनल इंटीग्रिटी इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसीलिए कहा जाता है कि ये इम्पोर्टेंट। अब ये चीजें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सो नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं हेट स्पीच, जो कि बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है। वो इसलिए भी कि आप कुछ भी ऐसा लिखते हो गवर्नमेंट के अगेंस्ट, किसी पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट जो कि जो है डिफेम करे या फिर प्रवोक करे लोगों को, तो ये हेट स्पीच का जो भी आपने मैटर बहुत ज्यादा सुना होगा, बहुत सारे रिपोर्टर्स, बहुत सारे जो भी
सिटीजन्स हैं उनको डिटेन किया गया है इसकी वजह से। सो लेट्स डिस्कस व्हाई इट इज इन न्यूज। एंड एनसीआरबी रिपोर्ट अबाउट 500% rise in case under the hate speech law in 7 years। बात सिंपल सी है कि पिछले 7 सालों में जो भी हेट स्पीच के जो भी केसेस थे रिपोर्ट हुए हैं वो 500% से ज्यादा, यानी कि 5 गुना, पहले 7 साल से पहले जो केसेस होते थे वो 5 गुना ज्यादा बढ़ गए, मतलब 500%। तो अब ये आता है कि ये क्यों हो रहा है, सबसे बड़ी बात, और इसका मतलब हेट स्पीच होती क्या है, कहाँ पे डिफाइन किया गया है इसको। हेट स्पीच कहीं पे एज सच डिफाइन नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट डिफाइंड इन एनी लॉ। ये सिर्फ एक तरीके से कह सकते हो कि आप महसूस कर रहे हो, कोई पर्सन है वो महसूस कर रहा है। हाउएवर द हेट स्पीच जनरली incitement to hatred primarily against a group of person or dealt with IPC section like 153A to 95A। तो इन सब चीजों में डिफाइन करके और हेट स्पीच बता दिया जाता है कि भाई ये हेट स्पीच है। हेट स्पीच कैन बी कन्वेड थ्रू एनी फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन इंक्लूडिंग इमेज हो चाहे कार्टून, क्योंकि आजकल मीम बहुत बन रहे हैं। सोशल मीडिया में लोग इतने ज्यादा एक्टिव हैं कि आधा तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने इतना ज्यादा बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है कि कुछ समझ ही नहीं आता, पता नहीं कहाँ से इतनी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। आधे पढ़े लिखे लोग भी बेवकूफ बन रहे हैं और आधी इन्फॉर्मेशन होती है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, पता कुछ होगा नहीं और बोलने लग जाते हैं कि भाई ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। एटलीस्ट जब भी ये मीम या कुछ भी बन रहा है, एटलीस्ट आप पहले सोचो उस न्यूज के या उस मीम के बारे में कि वो फॉरवर्ड करने से पहले कि वो सही है भी या नहीं। नहीं, लेकिन लोगों को फॉरवर्ड करनी होती है। तो वही चीज है कि कार्टून, मीम्स, ऑब्जेक्ट, जेस्चर्स या सिंबल आपने कोई दिया हो एंड इट कैन बी डिसेमिनेटेड ऑफलाइन और ऑनलाइन, किसी भी तरह से आपने इस तरीके की कोई भी चीज करी हो, वो हेट स्पीच के अंडर आती है। अब लेजिस्लेशन अराउंड हेट स्पीच, मेनली सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन आर्टिकल 19 पढ़ा होगा कि जिसमें आप अपनी अभिव्यक्ति मतलब अपने आप को अभिव्यक्त कर सकते हो बाई लाइक आप बोल सकते हो, कोई चीज को अपने प्रेजेंट कर सकते हो, कहीं भी घूम सकते हो, बट ऑल गिवन सिटीजन दैट राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन बट सब्जेक्ट टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। बिकॉज ऐसा नहीं है कि ये जो है कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है ये राइट्स, क्योंकि आपको आर्टिकल 19 दिया गया, बट आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 बोलता है कि देर आर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस जो कि पब्लिक ऑर्डर को ना बिगाड़े एंड डिसेंसी मेंटेन करनी है, मोरलिटी भी मेंटेन करनी है। अगर ये सब बिगड़ता है तो फिर ये जो है आपके ऊपर हेट स्पीच लग सकते हैं। अब इंडियन पीनल कोड की बात करें 1860 की, सेक्शन लाइक 153A, 153B, 298A, 298 जो जितने भी ये सारे जो भी सेक्शंस है, इसमें से आईपीसी 8060 डील करता है विद स्पीच और वर्ड्स दैट कुड क्रिएट मिस चीफ, या फिर आपने किसी के लिए बहुत ही खराब इमेज बनाई हो, आउटरेज रिलीजियस बिलीफ्स और कॉज इम्प्यूटेशंस टू नेशनल इंटीग्रेशन, यानी कि आप जितना भी सौहार्द कहते हैं, जैसे कि सौहार्द बिगाड़ने के लिए अगर आप ऐसा भी कोई काम करते हो तो आईपीसी 1860 के अंतर्गत ये जो सेक्शंस है 53A, 53B एंड 298A, इसके अंतर्गत आपको डिटेन किया जाता है। आप रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 की बात करते हैं, इसमें सेक्शन 8 जो है डिस्क्वालीफाई अ पर्सन फ्रॉम contesting elections if he is convicted for indulging in act amounting to illegitimate use of freedom of speech and expression। अगर इस तरीके की आप कोई भी बात करते हो, कुछ इस टाइप की हरकत करते हो कि आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच या एक्सप्रेशन का वायलेशन करते हो, तो आपको मतलब आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। अपार्ट फ्रॉम दिस सेक्शन 123 सब क्लॉज 3A एंड सेक्शन 125 prohibits promotions of enmity on grounds of religious, race, code, community, or language in connection with elections as a corrupt electorate practice and prohibits it। Apart from this आता है section 7 penalizes incitement to an encouragement of untouchability through words either spoken or written। किसी भी तरीके की आप ये जो है फैलाने की कोशिश करते हो एंड बाय विजिबिलिटी और विजिबल रिप्रेजेंटेशन और अदरवाइज, उसके लिए भी आप डिटेन किए जा सकते हैं। दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स 1950। तो ये था हेट स्पीच। अब सेडिशन की बात करते हैं।
इसको एक आप कह सकते हो कि एक काला कानून भी बोल सकते हैं। तो सेडिशन जो कि अब तक खत्म हो जाना चाहिए था, बट अभी खत्म नहीं हो रहा है बिकॉज अंग्रेजों के जमाने से ये चल रहा है और अभी तक चल ही रहा है। Why it was in news, Supreme Court has ordered that 152 years old sedition law under Section 124A of IPC should be effectively kept in abeyance till Union government reconsidered the provision. क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि सेडिशन के बहुत ज्यादा, क्योंकि इसका गवर्नमेंट भी फायदा उठा रही है, बहुत सारे लोग हैं जो कि इसका फायदा उठाते हैं जो कि पार में है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया है कि ये जो है जब तक ये वो कर देना चाहिए, मतलब आप कह सकते हो कि छुपाना चाहिए कि जब तक ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट इसको अच्छे से रिकंसीडर करके इसके प्रोविजन ना देख ले। अब सेडिशन लॉ होता क्या है? Indian Penal Code IPC defines sedition section 124A as an offense committed when any person by words or किसी भी तरह से अटेम्प्ट किया गया हो, हेट या कंटेम्प्ट किया गया हो, और जो भी इंटीग्रिटी है नेशन की या किसी पर्सन को उल्टा सीधा बोल दिया, उसको डिफेम किया गया, गवर्नमेंट को स्पेशली डिफेम गया उसकी वजह से। तो डिसअफेक्शन टुवर्ड्स द गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया बाय वर्ड्स ईदर स्पोकन और रिटन, साइंस, विजिबल रिप्रेजेंटेशन और अदरवाइज। बिकॉज अभी आपने रिसेंटली देखा होगा नेहा सिंह राठौर ने यूपी गवर्नमेंट के ऊपर एक यूपी में काबा करके एक सॉन्ग लिखा है, तो उसकी वजह से काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई है। तो ये भी एक तरीके से आप सोच सकते हो कि अगर कोई रिप्रेजेंट कर रहा है किसी तरीके से कि अनएम्प्लॉयमेंट है या फिर लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा और वहाँ पे बुलडोजर जो चल रहा था, जो भी मतलब विजिबिलिटी दिखाई गई इस वीडियो के थ्रू कि बुलडोजर चलता रहा और एक मदर और उसकी बेटी की डेथ हो गई वहां पे जलने की वजह से। तो दैट वाज वेरी वेरी कंसर्निंग एंड एवरीबॉडी वाज रेजिंग देयर वॉइस, so that girl also raised her voice। तो ये सारी चीजें जो हैं कि आपको बोलने का अधिकार नहीं मिलेगा, तो इट इज लाइक दैट। Sedition is a recognizable non बेलेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस, यानी कि इसमें ना तो लॉ जो बेल वगैरह कुछ नहीं मिलेगी आपको, और आपको अपनी जो है पक्ष रखने का भी चांस नहीं मिलेगा। सो ये जो है काफी बुरा कह सकते हो कि बहुत ही बेकार लॉ है। अ पर्सन चेंज अंडर सेडिशन लॉ इज बार फ्रॉम अ गवर्नमेंट जॉब, यानी कि उसको गवर्नमेंट जॉब से बाहर निकाला जा सकता है। दे हैव टू लिव विदाउट दियर पासपोर्ट एंड मस्ट प्रोड्यूस देमसेल्फ इन कोर्ट ऑल टाइम एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, यानी कि उसको जो पासपोर्ट उससे ले लिया जाएगा और जब भी रिक्वायर्ड होगा उसको अपने आप को कोर्ट के सामने प्रेजेंट करना होगा। उसके अलावा 2018 में लॉ कमीशन ऑफ इंडिया रिकमेंडेड टू रिपील सेडिशन सेक्शन 124A ऑफ आईपीसी। तो ये जो है लॉ कमीशन ने इसको बोला गया कि इसको वापस ले लेना चाहिए, बिकॉज इतनी सारी प्रॉब्लम से कोई भी फायदा उठा सकता है, और ये जो है नॉन बेलेबल ऑफेंस है कि आप अपनी पक्ष को रख नहीं सकते। तो फिर कब तक ये, मतलब अंग्रेजों ने तो अपने हिसाब से किया था ना, जैसे थॉमस मैकॉले ने जो है ड्राफ्टिंग सेडिशन लॉ ड्राफ्ट किया था उस टाइम पे, कि वो जो सेडिशन लॉ इसलिए भी था कि जो क्रांतिकारी थे हमारे, वो अगर कुछ भी काम करते थे उनको सेडिशन लॉ लगा के और उनको अंदर करने की कोशिश की जाती थी। बट ये तो उस टाइम का था ना, अगर हम अपने ही लोगों को इस तरीके से करेंगे, क्योंकि अब तो दूसरा कोई जो है रूल नहीं कर रहा है, तो इंडियन सिटीजन है, इंडियन गवर्नमेंट है और इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, तो अगर आप कुछ बोल भी रहे हो तो उसको पहले चीजें सॉल्व करी जाती है, ये नहीं कि उसको सेडिशन लगा के और फिर प्रॉब्लम क्रिएट की जाए उसकी लाइफ में। अपार्ट फ्रॉम दिस 1860 की बात करें, सेडिशन वाज ओमिटेड व्हेन आईपीसी इनएक्टेड। उसके बाद आता है 1870 में सेक्शन 124A सेडिशन इंसर्टेड इन आईपीसी बाय एन अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस्ड बाय द सर जेम्स स्टीफन, यानी कि जेम्स स्टीफन ने उसमें कुछ अमेंडमेंट किए, ये सेडिशन जो भी सेक्शन था 124A उसको ऐड करा गया, स्पेसिफिक सेक्शन जो भी थे उसको ऐड करके। उसके बाद 1891 में फर्स्ट केस रजिस्टर्ड व्हेन गजेंद्र चंद्र गजेंद्र चंद्र बोस, एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर Bangobasi, was booked for publishing an article criticizing age of
कंसेंट बिल, यानी कि उस टाइम पे क्या होता था कि ये सेडिशन लॉ इसलिए भी लाया गया कि कोई न्यूज़पेपर वाला अगर कुछ भी बोल रहा है गवर्नमेंट के अगेंस्ट, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उस टाइम पे, तो उसलिए बोला जाता था कि वो उन लोगों ने लगाया था। बट अभी क्या है, इंडियन गवर्नमेंट है, हम ही लोगों ने चुन के गवर्नमेंट भेजा है, और अगर आप यही सेडिशन लॉ अभी भी लगा रहे हो तो कितना प्रॉब्लमेटिक है ये। और जिस जो कि नॉन वेलेबल ऑफेंस है, अभी बहुत सारे रिपोर्टर्स के ऊपर भी लगा है ये, तो इसीलिए ये न्यूज में है। बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, अली ब्रदर्स, मौलाना आजाद, एम के गांधी एंड मैनी अदर्स सफर्ड ये सफर्ड इम्प्रिजन, यानी कि इन सबको जेल इसी के अंतर्गत भेजा गया था। इंडियन लीडर्स एग्री टू ड्रॉप सेडिशन फ्रॉम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि इंडियन लीडर्स ने जो एग्री हुए थे कि इसको ड्रॉप कर दिया जाए। सेक्शन is no longer part of Indian Constitution. However, Section 124A remains in IPC. यानी कि अब जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई लॉ ही नहीं है, बट इंडियन गवर्नमेंट क्यों यूज कर रही है ये चीज किसी को समझ में नहीं आ रही है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज बोली है। अब आती है नेहरू गवर्नमेंट ब्रिंग्स इन फर्स्ट अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए एंड पुट्स इन रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस ऑन राइट टू फ्री स्पीच, यानी कि जो भी आप कुछ बोल रहे हो तो ये अमेंडमेंट किया गया था, और उसके बाद ये जो है 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए ऐड किया गया था। केदारनाथ वर्सेस केदारनाथ वर्डिक्ट में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने अपहोल्ड किया था द वैलिडिटी ऑफ सेडिशन लॉ, यानी कि अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने खुद भी इसको आप कह सकते हो कि वैलिडिटी दी। इंदिरा गांधी गवर्नमेंट मेड सेक्शन 124A cognizable offense that authorized police to make arrest without a warrant। अब इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने उल्टा काम कर दिया कि यहाँ पे तो उन्होंने ये जो है बिना किसी आप कह सकते हो कि वारंट के अरेस्ट भी किया जा सकता है अगर सेडिशन लगा दिया। अब आप सोचो कि अगर आपने कोई काम नहीं किया, आपने कुछ बोल दिया, पुलिस आपको पकड़ने आ गई, आप वारंट भी नहीं मांग सकते उनसे, तो दिस इज सो इरिटेटिंग। तो अब क्या कर सकते हैं इसमें, अब सुप्रीम कोर्ट और गवर्नमेंट करेगी पहले, बाकी फिर कोई और जागरूकता फैलाने वाला आएगा और उसमें फिर वही ये सारी चीजें चलती रहती हैं। केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1962 सुप्रीम कोर्ट held that citizen have right to criticize or comment on government or its actions as long as he doesn't provoke violence। यानी कि यहाँ पे केदारनाथ वाले केस में क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई सिटीजन को ये राइट है कि वो बोल सकता है गवर्नमेंट के अगेंस्ट अनटिल एंड अनलेस वो किसी वायलेशन को प्रोवोक ना कर रहा हो। अब आता है अल्वी पीएलवी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1982 का केस आता है। सुप्रीम कोर्ट बोलता है हेल्ड स्ट्रॉन्गर sloganeering or criticizing of parliament or judicial setup did not amount to sedition, यानी कि ये सारी चीजें जो है सेडिशन के अंडर नहीं आएंगी। अब आता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन आपने आर्टिकल 22 में पढ़ा होगा जब हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे थे। तो इसको क्यों इस टाइम पे प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब है कि आप किसी भी चीज को बचाने के लिए अगर किसी को नजरबंद कर रहे हो या किसी को अपनी हिरासत में ले रहे हो कि वहां पे वायलेंस ना फैले और किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो। अब यहाँ पे बात आती है कि न्यूज में क्यों था ये। अब सुप्रीम कोर्ट हैज ruled that preventive detention is to be used only in exceptional circumstances। सुप्रीम कोर्ट बोल रही है भाई हर जगह पे आप प्रिवेंटिव डिटेंशन नहीं लगा सकते, आपको कोई स्पेशल कंडीशन से सर्कमस्टेंसेस होंगी तभी आप इसको यूज कर सकते हो प्रिवेंटिव डिटेंशन को। अब यहाँ पे बात आती है कि बहुत न्यूज में क्यों इतना ज्यादा आ रहा है ये। सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है इज एन एक्सेप्शनल पावर ऑफ स्टेट विच अफेक्ट्स पर्सनल लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल एंड हैज टू बी एम्प्लॉयड स्पैरेंटली, यानी कि इसको जो है यूज किया जा रहा है एंड ये पर्सनल लिबर्टी जो इंडिविजुअल की पर्सनल लिबर्टी है उसको भी जो है कहीं कहीं हैम्पर कर रहा है। तो कोर्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन एंड पब्लिक ऑर्डर सिचुएशन, यानी कि लॉ ऑर्डर बिगड़ रहा हो या पब्लिक ऑर्डर बिगड़ रहा हो उसके लिए जो है उसको डिस्टिंग्विश करना, यानी कि दोनों अलग अलग चीजें हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस प्रिवेंटिव डिटेंशन में अप्लाई इन द
लेटर बट नेवर फॉर द फॉर्मर सिचुएशन, यानी कि लेटर सिचुएशन में आप कर सकते हो इसको यूज, बट फॉर्मर सिचुएशन में नहीं करोगे आप। अब बात आती है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन है क्या। इट इज द डिटेंशन ऑफ अ पर्सन और अ mere reasonable apprehension of him doing an active एक्टिविटी डेंजरस टू पब्लिक ऑर्डर एंड सिक्योरिटी, यानी कि कुछ भी, सपोज करो कि आप एक पार्टी के लीडर हो, मतलब एक ग्रुप के लीडर हो, और कुछ भी आप ऐसा बोलते हो तो वो एकदम से फॉलो करने लगते हैं। आपने सपोज करो कुछ बोल दिया किसी भी चीज के लिए, जैसे पीछे सिटीजन एनआरसी के लिए काफी ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए थे एनआरसी के लिए। अब उसमें से एक जो लीडर है अगर वो कुछ बोल देता है तो फिर वहाँ पे वायलेंस होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो उस टाइम पे एक प्रिवेंटिव डिटेंशन की पॉलिसी लेके उन लोगों को अरेस्ट किया जा सकता है। सिमिलरली यहाँ पे अगर बात करते हैं, हियर द पर्सन इज confined in custody without undergoing a trial, यानी कि कोई भी पर्सन है तो इसमें आई मीन ट्रायल के जो ट्रायल का प्रोसेस है उसको जाने बिना इसको कस्टडी में लिया जाता है। एंड कॉन्स्टिट्यूशन गिव प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन अंडर आर्टिकल 22 अंडर सब क्लॉज 1 एंड 22 सब क्लॉज 2। इसके जो अंतर्गत आपने बात देखी होगी, देयर आर प्रोटेक्शंस आर नॉट अवेलेबल टू अ पर्सन arrested or detained under preventive detention law article 22 subclause 3, yani multiple laws such as code of criminal procedure, narcotics, drugs and psychotropic substances and ये जो भी unlawful activities preventive act permits preventive detention, यानी कि ये जितने भी सारे जो भी डिपार्टमेंट्स हैं ये जो है इस यानी कि इन सारे मैटर्स के लिए ये लॉज हैं और ये परमिट करता है प्रिवेंटिव डिटेंशन पॉलिसी को यूज करने के लिए। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है कोड ऑफ इंडिया सीआरपीसी ऑफ इंडिया लॉज provide the preventive detention under section 151 according to section 151 of CRPC. Police are empowered to make preventive arrest if they believe that must to do so, यानी कि कहीं पे पब्लिक ऑर्डर बिगड़ रहा है तो पुलिस को ये राइट दिया जाता है कि आपको वहां पे चीजें कंट्रोल में करनी होंगी और आप प्रिवेंटिव डिटेंशन लगा सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें अगर, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड अगेंस्ट प्रिवेंटिव डिटेंशन, तो हमारे जो भी फंडामेंटल राइट्स के जो भी सब ये आर्टिकल दिया गया 22 में 1 2 3 4 और इसके सब क्लॉज दिए गए वो काफी इंपॉर्टेंट है और ये जो है सेफ गार्ड भी प्रोवाइड करता है प्रिवेंटिव डिटेंशन से, यानी कि आपको बिना इन्फॉर्म किए कि आपको क्यों अरेस्ट किया जा रहा है तो आपको ऐसे कोई अरेस्ट नहीं कर सकता। सो नो पर्सन कैन बी डिफाइंड इन कस्टडी विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड ऑफ ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, यानी कि किस ग्राउंड पे किस रीजन की वजह से आपको अरेस्ट किया जा रहा है। और शैल बी डिनाइड राइट टू कंसल्ट, यानी कि उसको डिनाई भी नहीं किया जा सकता, आप किसी लॉयर वगैरह से कंसल्ट नहीं कर सकते, यानी कि लीगल प्रैक्टिशनर से बात नहीं कर सकते। आर्टिकल 22 सब क्लॉज 2 बात करते हैं, एवरी पर्सन हु इज अरेस्टेड और डिटेन इन कस्टडी शैल बी प्रोड्यूस्ड बिफोर मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स, यानी कि अगर वो अरेस्ट कर लिया जाता है तो मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे में उसको प्रेजेंट करना होता है। नो पर्सन कैन बी डिटेन बियॉन्ड 24 आवर्स विदाउट अथॉरिटी ऑफ मजिस्ट्रेट, यानी कि मजिस्ट्रेट ने अगर अथॉरिटी नहीं दी है तो आप 24 घंटे के बाद उसको, यानी कि 24 घंटे के अंदर आपको प्रेजेंट करना होगा, उसके बाद आपको उसको कस्टडी में नहीं रख सकते। आर्टिकल 22 सब क्लॉज 3 बात करता है, above two clauses will not apply to a person who is detained or in accordance to law or providing for preventive detention, यानी कि जितने भी above two clauses will not apply in a person who detained, यानी कि दो क्लॉज जो है अप्लाई नहीं होंगे एक पर्सन पे who is detained in accordance to a law provided for preventive detention। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 22 सब क्लॉज 4, नो पर्सन कैन बी डिटेन फॉर मोर देन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ अनलेस अ एडवाइजरी बोर्ड कंफर्म, यानी कि एडवाइजरी बोर्ड अगर कंफर्म नहीं करता तो आप किसी भी पर्सन को 3 महीने से ज्यादा प्रिवेंटिव डिटेंशन लगा के उसको कस्टडी में नहीं रख सकते।
उसके बाद आती है एक्सेप्शन आता है 22 सब क्लॉज 4 हैज बीन प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 22 सब क्लॉज 7 सब क्लॉज बी, यानी कि a person can be preventively detained from more than 3 months without opinion of an advisory based if parliament by law provides, यानी कि पार्लियामेंट्री लॉ अगर प्रोवाइड होता है तो फिर अलग से किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, पर्सन को 3 महीने से ज्यादा भी डिटेन किया जा सकता है। मैक्सिमम पीरियड ऑफ सच डिटेंशन circumstances classes of person and classes of cases to which such as law may apply, यानी कि लॉ के हिसाब से ही उसको अप्लाई किया जाएगा। अब आता है ग्राउंड्स फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन, यानी कि सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, इस वजह से स्टेट की सिक्योरिटी अगर कहीं पे स्टेट पे है तो प्रिवेंटिव डिटेंशन लगाया जा सकता है। पासिंग दिस फॉरेन अफेयर्स और सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, इंडिया की सिक्योरिटी की वजह से या फॉरेन अफेयर की वजह से अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है, डिस्टर्ब होती है तो उसकी वजह से लगा सकते हैं। मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, एंड नेक्स्ट आता है मेंटेनेंस ऑफ सप्लाई एंड इसेंशियल सर्विसेज ऑफ डिफेंस, यानी कि डिफेंस सर्विसेज की वजह से या कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो उसकी वजह से भी ये लगाया जा सकता है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है 1.6.1, यानी कि जो भी इसी टॉपिक का सब टॉपिक है, 6 सब टॉपिक, अनलॉफुल एक्टिविटीज यानी कि प्रिवेंशन एक्ट। ये क्यों है न्यूज में? क्योंकि सेंटर हैज डिक्लेयर द पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI an unlawful association under Unlawful Activities Prevention 19 UAPA 1967। अब UAPA 1967 बात करता है was enacted for effective prevention of certain unlawful activities of individual and associations, यानी कि किसी भी एसोसिएशन ने या किसी पर्सन ने अगर कोई भी अनलॉफुल एक्टिविटी की है, परफॉर्म की है, तो उसकी वजह से ये UAPA 1967 का एक्ट आया। एंड इट डील्स विद terrorist activities and matter connected देयर विद इन, इस टाइप की कोई भी एक्टिविटी होगी इसमें आएगी। एक्ट डिफाइन अनलॉफुल एक्टिविटीज, जैसे कि आया एक्ट एनी टेकन बाय सच इंडिविजुअल और एसोसिएशन दैट लीड्स टू सिशन ऑफ अ पार्टी ऑफ टेररिस्ट टेरिटरी ऑफ इंडिया, क्वेश्चन सोवरेनिटी ऑफ इंडिया एंड डिसरप्ट इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, यानी कि किसी भी तरह की शांति भंग वगैरह कर रहे हो आप तो यूएपीए के अंडर ये जो है एक्ट आया था। अब cases under UAPA are investigated by both state police and नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA, यानी कि ये दोनों एजेंसी UAPA के अंडर ये जो है जांच कर सकती हैं। UAPA gave power to central government to impose all India based on associations, यानी कि जो भी ये सारी ऑल इंडिया बैंस ऑन एसोसिएशंस वगैरह को ये कंट्रोल किया जाता है। एक्ट हैड प्रोविजंस फॉर अ ट्रिब्यूनल टू रिव्यू, यानी कि इस जितने भी डिस्प्यूट है उसके लिए एक ट्रिब्यूनल वो करके बना के और उसके अंतर्गत इसको जो है उसकी जांच की जा सकती है। बोथ इंडियन नेशनल एंड फॉरेन नेशनल्स कैन बी चार्ज्ड, यानी कि यहाँ पे सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडियन को ही जो है उसकी जांच हो सकती है, बट इसमें फॉरेन नेशनल्स को भी जांच की जा सकती है। एक्ट होल्ड्स offenders accountable in same manner if crime is committed on foreign land outside India, यानी कि फॉरेन लैंड वगैरह में भी अगर होता है तब भी। UAPA was amended in 2004, 2008, 2012 and most recently जो है 2009 में इसको enact किया गया था, enhance the scope of the act, यानी कि इस एक्ट का जो है स्कोप इसको बढ़ा दिया गया है। अब यहाँ पे बात आती है एक चीज और रह गई है लास्ट वाले टॉपिक में, इंपॉर्टेंट जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन, यानी कि AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1954 में, ये तीनों आप एक बार पढ़ लेना ठीक से। 1954 में गेव अ ग्रीन फ्लैग टू प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट बिकॉज ऑफ presence of explicit provisions of Article 22 subclause 5 and Shiban Lal versus the state of Uttar Pradesh, Supreme Court stated that a courtroom is not even competent to inquire into reality as in case of the fact, यानी कि कोई भी इस तरीके का फैक्ट हो तो कोर्ट ही इतना ज्यादा मतलब कैपेबल नहीं है कि
जितनी भी सारी जांच है उसको किया जा सके। अपार्ट फ्रॉम दिस, शंभुनाथ शंकर वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, although concept of preventive detention in itself is draconian, यानी कि जो भी ये है ड्रैकोनियन लॉ है, इस केस में बोला गया, एंड इन्फ्रिंज फंडामेंटल राइट्स, समटाइम्स इट इज नेसेसरी फॉर स्टेट टू टेक सच एक्सट्रीम स्टेप्स टू मेंटेन सिक्योरिटी ऑफ कंट्री, यानी कि कंट्री की सिक्योरिटी के लिए इसको जो है अथॉरिटी दी जा सकती है, ये आया था। अब यहाँ पे बात करते हैं कि लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन इन इंडिया, यानी कि इसके थ्रू जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन के थ्रू जो भी लॉज थे वो, फर्स्ट प्रिवेंटिव डिटेंशन 1950 में टू प्रिवेंट एंटी नेशनल एलिमेंट्स फ्रॉम कैरिंग आउट एक्ट्स फॉर carrying out acts that are hostile to national security and defense. Maintenance of the Internal Security Act MISA 1971 to 77 का ये जो है एक्ट है। अब इसमें क्या था, इनफेमस एक्सेसिव यूज ड्यूरिंग इमरजेंसी अगेंस्ट पॉलिटिकल ओपोनेंट्स या फिर ट्रेड यूनियंस एंड सिविल सोसाइटी ग्रुप्स चैलेंजिंग गवर्नमेंट्स वगैरह के लिए भी था। तो 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1778 में नीसा को रिमूव कर दिया गया। अब आती है फॉरेन एक्सचेंज ऑफ प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटी 1974, provided for preventive detention to maintain and improve foreign exchange, यानी कि आप पोर्ट एरिया में स्मगलिंग कर रहे हो तो अब हर कोई कंट्री तो नहीं आपको अलाउ करेगा ना कि जाके हमारी टेरिटरी में आप स्मगलिंग करो, तो ये उसके लिए है। टेरिटरी एंड डिसरप्शन एक्टिविटीज प्रिवेंशन, टाडा, टाडा इज लाइक काफी जो है पॉलिटिशियंस के ऊपर लगा भी है टाडा। 1985 में पावरफुल एंड रेस्ट्रिक्शंस लॉज ड्राउन अप अंडर द System of Preventive Detention, Prevention of Terrorism Act Quota 2002, presented as an act similar to TADA। टाडा और कोटा दोनों ही काइंड ऑफ सिमिलर हैं और काफी स्ट्रिक्ट एक्ट माने जाते हैं। अब डिटेल्स आती है यूएपीए 2019 की, इसके स्पेसिफिकेशन और इसकी डिटेल है। पावर टू डेजिग्नेट टेररिस्ट, इसमें आता है सेंट्रल गवर्नमेंट में डेजिग्नेट एन ऑर्गेनाइजेशन एज टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इफ इट इज commits or participate in act of terrorism or prepare for terrorism or promote terrorism or otherwise it involves in terrorist activities. Act employs government to designate individual as terrorist or same grounds। इन्हीं सारी चीजों पे किसी ऑर्गेनाइजेशन को, ये चारों चीजों को लेके किसी ऑर्गेनाइजेशन को जो है डिटेन किया जा सकता है। उसके अलावा किसी पर्सन को भी इन सारे ग्राउंड्स पे डिटेन किया जा सकता है या फिर टेररिस्ट डिक्लेयर किया जा सकता है। अप्रूवल फॉर सीजर of property by NIA investigating officers is required to obtain prior approval of the General of Police to seize property that may be connected with terrorism। Investigation by NIA यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को दिया जाता है जो भी इन्वेस्टिगेशन होगी। एंड इन्वेस्टिगेशन में भी कंडक्टेड बाय ऑफिसर्स ऑफ रैंक ऑफ डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट और असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, और उससे जो अबव जितनी भी पोस्ट है उसके लोगों को। एक्ट पार्स ऑफिसर्स ऑफ एनआईए ऑफ रैंक इंस्पेक्टर और अबव टू इन्वेस्टिगेट केसेस। अपार्ट फ्रॉम दिस, कन्वेंशन की अगर बात करते हैं, शेड्यूल अंडर ओरिजिनल एक्ट लिस्ट 9 treaties including Convention for Suppression of Terrorist Bombing 1997 में, और उसके अलावा Convention Against Taking of Hostage 1979। अपार्ट फ्रॉम दिस, यूएपीए एक्ट 2019 में ऐड किया गया इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर सप्रेशन ऑफ एक्ट ऑफ न्यूक्लियर टेररिज्म 2005 यहाँ पे लिस्ट किया गया। तो ये जो था यूएपीए एक्ट 2019 था। होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी इसमें से भी। तो कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हैं 2019 में जो ये ऐड हुआ।
तो ये भी याद रखना आपको यूएपीए का, तो इसमें से क्वेश्चंस आ जाते हैं काफी हद तक। सो नेक्स्ट टॉपिक फोन टैपिंग के बारे में बात करेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप पढ़ाई करो अच्छे से, एंड लेट्स डिस्कस अनदर टॉपिक इन नेक्स्ट वीडियो।